कांग्रेस का 66 सीटों पर जोर। बीजेपी बढ़ रही 200 पार की ओर। 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति इस बार कुछ अलग दिखेगी। कांग्रेस उन 66 सीटों को जीतने के लिए रणनीति बना रही है, जहां लगातार 5 बार से उसे मुंह की खानी पड़ रही है। यानी इन सीटों पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली, लेकिन अब की बार वो इन सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस की कुछ जिताऊ सीटों पर अब बीजेपी को फायदा मिल सकता है। ऐसे में अगर कांग्रेस को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कांग्रेस इन्हीं 66 सीटों से करना चाहेगी। देखिए, सीटें तो हमारे लिए 230 महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी सही है कि जो पिछले चुनाव में हमने देखा कि बहुत कम मार्जिन से बहुत सारी सीटें हम लोग हारे। तो सबसे पहला फोकस तो उन सीटों पे है कि क्या गलती रह गई थी कि कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं, वहाँ का समीकरण क्या था। तो उन सभी बातों को ध्यान में रख के सबसे पहले तो प्रमुख बात है संगठन मजबूत होना चाहिए। यही कारण है कि जब से चुनाव हम लोग हारे हैं या सरकार हमारी गई है, तब से लगातार सबसे पहले ध्यान संगठन पे उन्होंने लगाया। कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर रहने वाली है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी को 2018 के मुकाबले इस बार ग्वालियर चंबल समेत दूसरे अंचलों में ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि कभी कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवार माने जाने वाले नेता अब बीजेपी खेमे में है। इसलिए बीजेपी भी 200 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस बार जो 200 पार का नारा है और 51% वोट शेयर का हमारा संकल्प, इसे सभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पूरा करेंगे। जो व्यापक तौर पर आपने देखा ही है कि चाहे आकांक्षी विधानसभा होगी। कुल मिलाकर कांग्रेस 66 अभेद्य सीटों का समीकरण बैठाने में जुटी है। बताया जाता है कि कांग्रेस इन सीटों पर सक्रिय और लोकप्रिय चेहरों का चुनाव पहले ही कर लेगी। वहीं इन सीटों पर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने के साथ ही जातीय और स्थानीय जैसे तमाम मुद्दों को भी टटोला जा रहा है। तो वहीं बीजेपी 200 पार का टारगेट ले आगे बढ़ रही है और बीजेपी सिंधिया फैक्टर को भी भुनाएगी। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी विवाद पर मोहरों की चाल तय करने में जुट गई है। जिसकी रणनीति ज्यादा असरदार होगी, बाजी उसी की होगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, कांग्रेस का हारी हुई 66 सीटों पर फोकस करने के पीछे क्या रणनीति है? सवाल नंबर 2, 66 सीटों पर सेंध लगाना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी का 200 पार का लक्ष्य कांग्रेस की प्लानिंग पर पानी फेर देगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 23 की लड़ाई 66 पर आई। 66 का आंकड़ा वैसे भी बड़ा दिलचस्प होता है और मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई है उसमें दोनों ही पार्टियां जिस तरह से इंच इंच के संघर्ष को नाप तौल कर आगे बढ़ रही हैं, वो ये बताता है कि 2018 के रण की एक एक महत्वपूर्ण चीज़ को, चाहे वो अच्छी हो या फिर खामी हो, अच्छाई हो या खामी हो, दोनों से वो सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति ये है क्योंकि वो ये जानती है कि जो कांग्रेस की सीटें पिछली बार 2018 में उसके पास थी और वो नेता जिनमें से कई अब कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा में आने के बाद, ये सीटें कांग्रेस के खाते से गायब हैं। 2023 की बात करें, यानी उसे इन सीटों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी होगी और जिन सीटों पर बहुत मार्जिनली वो पराजित हुई है, बहुत कम अंतर से वो हारी है, उन सीटों के लिए भी उसकी रणनीति अलग होगी। भारतीय जनता पार्टी भी यही ध्यान में रखकर बैठी है कि उसे उन सीटों पर काम करना है जिन सीटों पर पिछली बार वो बहुत कम अंतर से या तो हारी थी या फिर जीतने का भी अंतर बहुत कम रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि इन सीटों पर उसे ख़ास तवज्जो देनी होगी। अगर उसकी कुछ सीटें कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की वजह से प्लस होने की संभावना है, तो कई ऐसी सीटें भी हैं जो उसके लिए चुनौती बनी है। यानी दोनों ही पार्टियों का जो लेवल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अंदर ही अंदर बैठकों में रणनीतियां बन रही हैं और आगे बढ़ने की शैली और युद्ध नीति को लेकर दोनों ही दल आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, सीनियर बीजेपी लीडर, स्पोक्स पर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका।
अब्बास हफीज साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के और बहुत ही टेक्नो सेवी व्यक्ति हैं। मोबाइल से अपनी निगाह हटाना बड़ा मुश्किल रहता है उनका बहुत स्वागत करता हूं। और मनोज सैनी साहब हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, लगातार आप कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति पर निगाह आपकी बनी रहती है, किस तरह से आप देख रहे हैं दोनों की रणनीति? दोनों ही जिस तरह से एक एक सीट पर जिस तरह की नाप तोल है, 230 की सीटें, 230 की 230 दोनों ही दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे बढ़ने की जो शैली है दोनों ही दलों की, कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों ही दल संगठन के भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो संगठन को लेकर ही आगे चलती रही और संगठन ही चुनाव जिताता है, ऐसा कहते भी रही। लेकिन संगठन और सत्ता का समन्वय, उसको लेकर आगे बढ़ना। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो कमी रही है वो कमी रही है संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन हमने देखा जैसे ही कमलनाथ ने प्रभार लिया, कमलनाथ जब पीसीसी चीफ बने तो उसी संगठन के आधार पर 2018 में वो चुनाव जीत कर आए। पर 2018 में भी कुछ कमियां छूट गई, लिहाजा सत्ता से बेदखल होना पड़ा, उतना बहुमत उनको नहीं मिला था और जो लोग आए थे वो भी साथ छोड़कर चले गए। तो अब 23 की तैयारी शरद जी बहुत अलग है। बात 66 सीटों की नहीं है, बात है 96 सीटों की, क्योंकि 66 तो वो है जो 5 बार कांग्रेस लगभग हारती रही, मतलब उनको कभी जीत ही नहीं पाई। 5 बार का मतलब ही ये कहा जाएगा। लेकिन अब उन पर नजर, और उन सीटों में से कुछ सीटें भी यदि कांग्रेस अपने पास लेकर आ जाती है तो जो एक खाली जगह हो गई, 28 सीटों पर चुनाव हुए, 19 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, बाकी बची 8 जिस पर कांग्रेस जीत गई थी। तो वो कांग्रेस के पास 8-9 सीटें तो है, लेकिन बाकी सीटों की पूर्ति कैसे होगी तो वो उन 66 सीटों से करना चाहती। यानी एक एक सीट की लड़ाई दोनों ही दलों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 की हम बात करें तो जब भी अब की बार 200 पार का नारा दिया था, लेकिन बहुत पीछे छूट गई उससे, और वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा। तो बीजेपी भी उन आकांक्षी सीट, करीब 100 सीटें ऐसी है जिसको बीजेपी ने चिन्हित किया है जो आती जाती रही है, तो उन पर बीजेपी की नजर है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो एक एक सीट की लड़ाई पर दोनों दल बढ़ना चाहते। संगठन के मार्फत बूथ को मजबूत करना, मंडल और मंडलम को मजबूत करना, समितियों के साथ आगे बढ़ना, दोनों दलों की एक जैसी नीतियां हैं। लेकिन मारकाट दिखाई देगी एक एक सीट पर, तो चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मारकाट चुनावी मारकाट होगी, चुनावी मारकाट होगी। मैं उस तरह की मारकाट की बात नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की एक फितरत भी नहीं रही उस तरह की। 100 सीटों पर जहां बीजेपी अंगद के पैर की तरह अड़ने के मंसूबे से उतरेगी कि ये 100 सीटों पर तो इस बार हम कम से कम 80% सीटें अपने कब्जे में रखें, और कांग्रेस का भी इरादा यही होगा कि इन 66 सीटों पर अगर वो 80% का नतीजा लाती है तो उसके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि किसका पैर अंगद का पैर साबित होता है। पंकज जी की तरफ चलता हूँ, फिर अब्बास हफीज साहब की तरफ आऊँगा। पंकज जी, बहुत ही दिलचस्प है चुनाव, और चुनाव कब दिलचस्प नहीं होता है, हमेशा दिलचस्प ही होता है। और यही वजह है कि कई बार आंकड़े कुछ कहते हैं और तथ्य कुछ अलग कहानी कहते हैं। जैसा पिछली बार बीजेपी के साथ भी रहा था कि वोट परसेंटेज आपका ज़्यादा था, हालांकि उसको लेकर अपनी अपनी दलीलें दोनों दलों की हैं, लेकिन फिर भी सरकार बनाने से चूक गई थी बीजेपी, बहुत मार्जिनली, बहुत कम सीटों का अंतर था। लेकिन इस बार कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं है, न बीजेपी न कांग्रेस, क्योंकि गलती करने वाला निश्चित तौर पर चूकेगा। और दोनों ही दल 2018 के नतीजों को देखकर ये मान रहे हैं, जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई थी वहीं बीजेपी ने उपचुनाव में अपना दबदबा साबित किया। तो दोनों दल मान रहे हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है। आप कैसे देखते हैं अपनी रणनीति को और प्रतिपक्षी की भी शैली को? अब की बार 200 पार फिर मिलेगा, एक और सेवा का, जनता का अवसर, एक और बात। और शरद जी, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2 साल पहले हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय मुरलीधर राव जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने ये आह्वान किया था कि हमको हर मतदान केंद्र पर, मध्य प्रदेश में नई सूची के आधार पर लगभग 64,100 मतदान केंद्र हैं जी, और हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तार योजना, जो हमारे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती पर थी, वो संपन्न हो चुकी, और बूथ विस्तार योजना का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे अधिक काम यदि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में किया, कांग्रेस तो अब जाग रही है, सोच रही है क्या करना है, उनके विषय है। कांग्रेस जब जागे या न जागे उनके विषय है, उस पर हमने काम किया। अभी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को बॉम्बे में अटल, मुंबई अब हो गया था, मुंबई था, अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमारे नेता, हम सब जानते हैं, भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी, भारतीय जनता पार्टी बनी। तो 6 अप्रैल को देश भर के सारे बूथ पर, जितने बूथ हैं,
लाखों बूथों को देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी सीधे बूथ के कार्यकर्ताओं से, भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक उपस्थित रहेंगे। बूथ लेखन का काम है। मध्य प्रदेश के 1070 मंडल, 1800 वार्ड और 23,600 पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी की योजना है। हम वहां भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेकर जाएंगे। अभी विकास यात्रा संपन्न करी शरद जी, 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। संगठन के स्तर पर बूथ पर काम, पन्ने पर काम, अर्ध पन्ने पर काम। त्रिदेव जो बूथ की कमेटी है, सारे मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ हमारे 100% डिजिटल हो चुके। फिजिकल तो होते ही है। और इस मॉडल को, जो मध्य प्रदेश भाजपा का बूथ डिजिटल का मॉडल था, वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने सराहा और अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इसका अनुसरण किया। बधाई देते हुए हमारे यशस्वी अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को कि ऐसे का अभिनव प्रयोग हुआ। तो संगठन के विषय पर भारतीय जनता पार्टी बूथ के स्तर पर, प्रबंधन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तीव्रता के साथ कार्यकारी संपदा से काम कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करते हैं, 66 का आंकड़ा नहीं शरद जी, वहाँ 33 का आंकड़ा है सर। आप समझ रहे हो मेरा संकेत किस ओर है जी। वहाँ बहुत सारे लोगों में 36 का आंकड़ा, सॉरी 66 की 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा सर बहुत सारे नेताओं में, हम सब जानते हैं, वो कांग्रेस के साथ है। कमलनाथ जी जैसे राजनेता जो कहते हैं विधायकों की कीमत तो नहीं है, तो जिस राजनेता के पास समय नहीं है, विधायकों की कीमत नहीं है, जो राजनेता भोपाल के संगठन के विषय, इंदौर के जिलाध्यक्ष के विषय तय नहीं कर पा रहा हो, जिसके पार्टी में 36 के आंकड़े हो, उनके लिए सुनते हैं। पंकज जी ने अपनी बात कह दी है, आरोप भी है उनका। आरोप कह लीजिए, चुटकी कह लीजिए, 36 का आंकड़ा है और बड़ी मजबूती से दलीलें उन्होंने रखी हैं, जो बीजेपी की शैली है कि हमने ये किया, ये करने वाले हैं। और बॉम्बे अधिवेशन का भी, बीजेपी का मुंबई अधिवेशन, अटल जी का ऐतिहासिक, कि कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, उसका भी उल्लेख कर बैठे। और उस समय आप मुस्कुरा रहे थे अब्बास हफीज साहब जी। देखिए, मेरा सबसे पहली सवाल है, या ये कह लीजिए कि एक टिप्पणी है शरद जी, कि ये खुद ही इनको बोलना पड़ता है। जनता को एहसास नहीं होता है कि इतनी सारी चीज़ें इन्होंने कर दी हैं। और जहाँ तक बात की गई, वहाँ तक सब बातें संगठन की ही की गई। जनता के लिए अगर काम किया होता तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी ज़रूरत पड़ रही है। अब एक मैं दुष्प्रचार जो सुबह से चल रहा है शरद जी, उसको साफ कर दूं, क्योंकि पंकज जी ने भी आखिरी में कहा कि कमलनाथ जी ने कहा विधायकों की कोई कीमत ही नहीं है। सबसे पहली बात है, हम वहाँ मौजूद थे, कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कहा था, उनसे सवाल किया गया था कि क्या विधायक आपके संपर्क में हैं, और इस तरह का सवाल था। उन्होंने कहा था विधायकों की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो वैल्यू आप उसको लगा नहीं सकते हैं उनकी कीमत के ऊपर को, बल्कि ये हंसेंगे जो लोग खरीदो फरोख्त वाले हो, वो हंस सकते हैं। उन्होंने कहा विधायकों की कोई वैल्यू नहीं होती है, कीमत पे कहा था, जिसको आप कहीं और ले गए। संवैधानिक पद पे रहने के बाद, संविधान की शपथ लेने के बाद विधायक की कोई बोली नहीं लगा सकता है। यह है उसका स्पष्ट जवाब, जो पंकज जी और उनकी पार्टी के आला नेता जो है सुबह से दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। हैरानी की बात है। खैर, ये बहुत अलग चले जाएगा विषय शायद, और बीजेपी चाहती है कि उस विषय को विषांतर कर दिया जाए। ऐसी जितनी सीटें हैं जहां बीजेपी मजबूती से जीतती है, आज वहाँ जनता इनसे सवाल कर रही है। सवाल ये कर रही है कि अभी भी विकास के नाम पे वोट मांग रहा हो कि विकास करेंगे आके, अभी भी ये कह रहे हो कि ये काम करेंगे। अरे जवाब देने का समय था, आपको हिसाब किताब देने का समय था। आज वो लोग जो आज भी एक लंबे परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। रणनीतियाँ होती हैं, हर पार्टी की होती है, बीजेपी की रणनीति भी है। ऐसी बहुत सी सीटें जहाँ वो जीत नहीं पाते हैं, जिसके अंदर भोपाल उत्तर एक हमारी भोपाल की विधानसभा सीट भी है, और कई सीटें हैं कि वहाँ कैसे जीते। तो हमारी भी रणनीतियाँ हैं कि उन सीटों पर जहाँ प्रदर्शन कुछ कम रहा है, उनको कैसे वहाँ कामयाबी हासिल करें। लेकिन ओवरऑल 200 पार का नारा तो बीजेपी के अमित शाह जी ने पिछली बार भी 2018 के चुनाव में दिया था। ये नारे सिर्फ अपने कार्डर को जगाने के लिए हैं इनके, और क्या हाल हुआ था वो हम सबको मालूम है। तो ये सबसे पहली बात यही है कि आज जनता को एहसास अगर होता कि उसके लिए बीजेपी ने कुछ किया है, तो शायद इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कमलनाथ जी ने 15 महीने में शरद जी जो डिलीवरी दी है, जिस तरह से अपने वादों को पूरा करने का जो क्रम शुरू किया था, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी हो, जिसके अंदर 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, जिसको शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद स्वीकार किया, और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक शुद्ध के लिए युद्ध का काम हुआ हो, पहली बार आसूका की कार्रवाइयाँ हुई, जो मिलावटखोर थे उनके ऊपर माफिया का अंत की शुरुआत हुई, वो तमाम चीज़ें कमलनाथ जी की आज जनता को याद है, और जनता इंतजार करती है पूरा। बोल लीजिए जल्दी से, फिर मैं। देखिए शरद जी,
जी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और इसीलिए 1 महीने की विकास यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि मैदान में था। मध्य प्रदेश के एक एक गांव में भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा गई। वो विकास यात्रा सरकार की तरफ से थी, तो जनप्रतिनिधि ने बीजेपी के बैच के साथ काम करके कार्यकर्ताओं को मंच पे कैसे बिठा लिया। सुन लीजिए अब्बास मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। वो विकास यात्रा सरकार ने विकास किया। हाँ, और बीजेपी के नेता बैठे हुए थे। होगी ना, अरे तो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव गए ना उसमें। भाई सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और विकास किया, विकास के पैमाने पर गए। कौन सा राज्य है और उनके वीडियोस कैसे आए कि आपके जनप्रतिनिधियों को कई जगह से भगाया गया, 1,40,000 जहां सड़क नहीं बनी थी वहां से भगाया गया, जहाँ 13 लाख करोड़ प्रभुराम चौधरी जी को मंच पे रोक दिया बोलने से। ये बंटाधार सरकार थोड़ी है, ये बंटाधार सरकार थोड़ी है भाई साहब। विकास की अपनी जनता के बीच गए और खुलकर अब मैं बोल रहा हूँ ये किस किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया 10 दिन के भीतर? किसको बेरोजगारी भत्ता दिया? 2000 आप तो जब कांग्रेस में थे, आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाएगी, आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाएगी, तो हम नतीजे तक नहीं पहुंच मुझे लगता है भाषा का संयम हम रखे, भाषा का संयम रखे। पंकज जी बहुत संजीदा राजनेता हैं। भाषा जो है राजनेताओं को लेकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना हो, कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता हो। चलिए मनोज जी जल्दी से मुझे समझाइए, दोनों ही पार्टियां जिस तरह से पूरा जोर लगा रही हैं वो यहाँ स्टूडियो में भी बैठ के हम बखूबी समझ रहे हैं। बीजेपी निश्चित तौर पर एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए ये बात बार बार कही जाती है, साल भर होमवर्क करती है और निरंतर उसके साथ उसका सेंट्रल जो कैडर है वो भी एक्टिव रहता है। सरकार हो या उसका केंद्रीय संगठन हो तो वहाँ से एक उसको एडेड जो सपोर्ट है वो उसको मिलता है। कांग्रेस इस मामले में थोड़ा पिछड़ती है क्योंकि उसका केंद्रीय नेतृत्व और उसका जो संगठन है वो अभी अपनी खुद की आंतरिक बाह्य चुनौतियों से जूझ रहा है। बहरहाल, लेकिन आप दोनों ही पार्टियों का कंपैरिजन देखते हैं तो बीजेपी का जैसा रूप और स्वरूप है वो बहुत खुलकर अपनी बात कहती है और जहां चुप्पी है वहां तो चुप्पी है, लेकिन कांग्रेस इस बार बड़ी चुप भीतर भीतर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। तो वो भी कहीं बीजेपी से सीख रही है कि जो चीज़ें जाहिर नहीं करनी है उन पर कोई भी खुलासा नहीं करना है। इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही अलग रणनीति है, दोनों ही दलों की अलग रणनीति, क्योंकि हार का मजा दोनों ने चखा है शरद जी। ये एक पहला ऐसा विधानसभा चुनाव होगा जो 5 साल से पहले दोनों ने मजा चख लिया। एक 2018 में हार का सामना करना पड़ा, फिर सरकार बन गई, फिर सरकार चली गई कमलनाथ जी को, तो उनको भी लगा कि हम भी पूरे समय ये भी कह सकते हैं कि 2018 के नतीजे भी दोनों ही दलों के लिए कोई बहुत ऐसे नहीं थे कि कोई एक बहुत खुश हो जाए और दूसरा मायूस हो जाए। बड़ी नजदीकी लड़ाई थी और मैंडेट दोनों ही एक तरह से जैसे तैसे कांग्रेस को मिला, बीजेपी जैसे तैसे पीछे रह गई। बिल्कुल आप वो भी। और दूसरी बात ये भी शरद जी कि ये भी पहला मौका होगा जब दोनों पार्टियां अपना अपना काम बता पाएगी। भले वो 18 महीने या 16 महीने का काम बताएंगे, ये अपने 18 साल का काम बताएंगे। इससे पहले 3 चुनाव जो हुए वो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीती, यानी कांग्रेस तो उसमें जीत नहीं पाई, लेकिन बीच में मौका मिल गया। तो इसलिए दोनों ही दल उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। जहां तक बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये समझ रही, कांग्रेस के पास एक बड़ा गड्ढा है। एक तो वो 66 सीटें जो हमेशा कांग्रेस हारती रही, मतलब 5 बार से हार रही। दूसरा, ये जो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ रहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो उनकी पूर्ति कैसे होगी? जैसे मसलन आप बात करिए गोविंद सिंह राजपूत की, जो परिवहन मंत्री हैं, एक अच्छे कद्दावर नेता के रूप में जाते, कांग्रेस के लीडर थे। तीसरे हम बात करें यदि, तो फिर तुलसी सिलावट सामने आ जाते, तुलसी सिलावट भी उसी तरह के नेता थे। तो ये ऐसे तमाम लीडर्स हैं जिनको साधना पड़ेगा, जिनके वोट पर, जिनकी सीटों पर जाकर कांग्रेस को काम करना है। और इसीलिए एक एक सीट पर कांग्रेस भी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी साथ काम करते दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में सुभाष यादव जी का यहाँ जो कार्यक्रम हुआ प्रतिमा अनावरण का, तो आप उसी में अंदाजा लगाइए कि अब ये साफ कर दिया कमलनाथ जी ने कि सारे मतभेद भूल जाइए, किसी के मन में जो भी है क्षमा याचना कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ें या एक दूसरे के दूर रहें। तो एक समन्वय के साथ बढ़ने का काम वो भी कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र की नजर भारतीय जनता पार्टी पर भी है कि यदि प्रधानमंत्री एक एक बूथ को संबोधित करने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि दोनों कितना बड़ा चैलेंज लेकर चल रहे हैं। अब्बास हफीज साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि इस बार का मैंडेट, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, पिछली बार का जनादेश बड़ा दिलचस्प और बड़ा अजीबो गरीब भी था।
कि आप बहुमत ना हासिल पूरी तरह से, इसको कहते हैं मुकम्मल तरीके से बहुमत न मिलने की वजह से सरकार बनाने की हैसियत के बाद भी पूरी तरह खुश नहीं थे और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़े थे। और बीजेपी को मलाल ये था कि हम एकदम मंजिल के नज़दीक पहुंचकर मंजिल पर अपना परचम नहीं फहरा पाए। तो जाहिर है इसीलिए इस बार की लड़ाई दोनों ही पार्टियां और संजीदगी से लड़ रही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का एडवांटेज इसलिए है कि वो उसका सबसे मजबूत गढ़ है मध्य प्रदेश, और कांग्रेस के लिए चुनौतियां जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसकी चुनौतियों की छाया और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर दिखता है। हालांकि मैं इसके लिए ज़रूर बात कहूँगा कि बहुत सारी चुनौतियों से कांग्रेस ने अपने को इन 5 सालों में निकालने की कोशिश मध्य प्रदेश में की है। कितनी कारगर कोशिश है ये नतीजे बताएंगे। जी सर जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से मनोज जी ने कहा एक गड्ढे की बात करी, तो पिछली बार 2018 चुनाव में हमने एक गड्ढा बहुत ज़्यादा भरा था, हमें काफ़ी डिस्टेंस कवर करके आए थे और बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचा था। और उसके आगे फिर हम चले, चाहे सिंधिया जी के जाने के बाद के हालात हो, सिंधिया जी चले गए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, आधी सीटें हम वापस चंबल की जीत गए, ग्वालियर संभाग की जीते, ये बड़ी उपलब्धि थी। महापौर जीते, मुरैना का जीते, ग्वालियर का जीते। सिंधिया जी के जाने के बाद सब कुछ बीजेपी के अंदर जो हुआ, जो परेशानियाँ आई वो सामने थी, और हमारे साथ जो फ़ायदे आए वो हमने हमारे संगठन के अंदर देखे, तो वो तो प्रमाणित हो गया। और आज जो बचा कुचा जो एक डिस्टेंस था उसको भी हम पूरा करने की स्थिति में खड़े हुए हैं। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने बहुत मजबूती से पकड़ा था, जिस तरह से आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में अच्छी बीजेपी की पकड़ रही, तो उसके बाद हमने ये हालात देखे कि विकास यात्रा में जनता का जो गुस्सा देखने को मिला वो कभी बीजेपी की सरकार ने शायद अपेक्षा भी नहीं की थी। लोगों में गुस्सा है, लोग परेशान हैं, लोग तकलीफ के अंदर हैं, और एक सरकार जिनको उन्होंने मौका दिया था और 15 महीने के बाद गिर गई, तो वो अब चाहते हैं कि दोबारा 5 साल के लिए पूरा एक अच्छा प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को लेकर आए। आप हर वर्ग को देखिए आंदोलित है, हर वर्ग आंदोलित है, हर एक व्यक्ति परेशान है मध्य प्रदेश के अंदर। आज की तारीख के अंदर ज़रूरी है ये लोग कर दे जो कमलनाथ जी ने वादा किया कि 500 रुपया सिलेंडर के ऊपर जैसे सब्सिडाइज हमने किया है, सब्सिडी दी है, राजस्थान में शुरू किया, मध्य प्रदेश में शुरू करेंगे कमलनाथ जी। तो बीजेपी के पास आज सत्ता है, वो बहुत सी आसानियाँ कर सकती है जनता के लिए, पर वो आज भी संगठन 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 और जनता को उन्होंने बिल्कुल। पंकज जी जवाब। पंकज जी देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी ने को तो पराजित जनता ने उपचुनाव में किया 28 सीटों में। सरकार के बाद उपचुनाव थे कांग्रेस की सरकार के बाद, और यदि इतनी इनकी उपलब्धियां थी तो 28 में से 9 पर सिमट गए, मात्र 30-33% बचे ये लोग। बाकी जगह 70-72% भारतीय जनता पार्टी जीती, हर चुनाव में जीती। और जिस प्रकार का सेवा कार्य शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लाडली बहना स्कीम शरद जी कितनी आलोचना करी, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना 18 के लिए, 23 के ऊपर के लिए लाडली बहन योजना, 60 के लिए दूसरी योजना, 50 लाख से अधिक आवेदन हमारी लाडली बहनों के चुके हैं और 1 जून से भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। इनको उस बात का दर्द है। ये कमलनाथ जी के झूठ को लोग देख चुके हैं, कांग्रेस की सरकार के झूठ को देख चुके हैं कि इनका वादा था 10 दिन के भीतर 2 लाख तक का कर्जा माफ। नहीं तो मुख्यमंत्री साहब क्या किया आपने? किस बेरोजगार को आपने 4000 बेरोजगारी भत्ता दिया? पेट्रोल डीजल पर 5-5 रुपए प्रति लीटर कम करने का वादा था, इन्होंने 5-5% सेस बढ़ाया कमलनाथ जी की सरकार ने। ये झूठ बोलने का कमर मुख्यमंत्री शिवराज जी पूछ रहे कमलनाथ जी से, लगभग 100 से अधिक सवाल पूछे इनका वचन पत्र दिखाकर कि ये आपके वादे थे, क्या हुआ? उत्तर नहीं देते कमलनाथ जी। तो मध्य की जनता सर जी परिपक्व है, जानती है कि काट की हांडी थी, धोखे से चढ़ गई एक बार, बार नहीं चढ़ेगी। ये झूठ बोलने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता दोबारा नहीं आने देगी। बोल लीजिए बात, बहुत कम वक्त है, 10 जो सेकंड। वैट की बात करी आपने, जो बढ़ाना मजबूरी था, मैं आपके साथ ही था। आप ही ने पंकज जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान दिया था कि क्योंकि केंद्र से एड नहीं मिली है इसलिए मजबूरी के अंदर हमको ये 5% बढ़ाया पड़ा है। इंदिरा गांधी सागर डैम में जो दरार आई थी, तो आप ही उस वक्त ये बात कहते थे, तो मुझे आपको समझाना जनता भी जानती है किस तरह से जो अन्याय किया मध्य प्रदेश के साथ, वो साफ तौर के ऊपर। चलिए, अब इन बातों का अब अर्थ नहीं है। पंकज जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्बास हफीज साहब बहुत धन्यवाद। मनोज जी, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव का जो आगाज़ है मध्य प्रदेश में, जिसकी शुरुआत है, वो बहुत ही दिलचस्प है और ये बताती है कि दोनों ही पार्टियां इस बार इंच इंच के संघर्ष में गजब के होमवर्क और तैयारी के साथ आगे बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पर कई चीज़ें नेतृत्वकर्ता पर निर्भर करती हैं और दोनों ही पार्टियों के पास गजब का कुशल और अनुभवी नेतृत्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी एक अलग छवि और अपने जनाधार के लिए पहचाने जाते हैं
और डबल इंजन का नारा यानी मोदी जी का पूरा सपोर्ट और उनकी छवि का लाभ उनके साथ है। कमलनाथ जी अकेले कुरुक्षेत्र में किला लड़ा रहे हैं, लेकिन वो भी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो रणनीति अब धीरे धीरे खामोशी की तरफ इसलिए बढ़ रही है कि वो उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं और उसके पीछे कोशिश शायद ये है कि उनके सशक्त प्रतिद्वंदी को इस बात का अंदाज़ा बहुत अधिक ना लगे कि वो क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं किसकी रणनीति और किसका पल्ला भारी होता है। 2023 अब ज़्यादा अक्टूबर नवंबर हमसे दूर नहीं है, 6 महीने का अंतर है, तो इंतज़ार करेंगे, बिल्कुल करेंगे और तब तक चुनाव परवान चढ़ता रहेगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, इलेक्शन से पहले नया सिलेक्शन। नमस्कार।